नई बहू शिवानी विदा होकर ससुराल आ चुकी थी और नए घर में अपनी ससुराल में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश कर रही थी। वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि उसकी वजह से घर में किसी को कोई तकलीफ ना हो और वह अच्छे से इस नए घर में अपने आप को ढाल सके। पर वह जितनी भी कोशिश करती थी वह कम ही पड़ जाती थी और बात बात में कभी उसे सास के, कभी ननंद के और कभी ससुर के ताने सुनने को मिल जाते थे। उसकी समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। ससुराल में सास, ससुर, एक ननंद और एक देवर था। देवर दूसरे शहर में नौकरी करता था और शिवानी का पति इसी शहर में एक प्राइवेट नौकरी करता था। कुछ दिनों के बाद शिवानी ने यह गौर करना शुरू किया कि जितना मान सम्मान उसके देवर का उसके ससुराल में है, उतना मान सम्मान उसके पति का नहीं है। उसे इसकी वजह समझ में नहीं आ रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दो बेटों में माता पिता इस प्रकार का भेदभाव कर रहे हैं। जहां देवर को हर बात में मालिक बनाकर उसकी राय मशवरा लिया जाता था, वहीं उसके पति और उसकी कोई पूछ नहीं होती थी, बल्कि उन्हें एक नौकर समझा जाता था। एक दिन उसने इस बारे में अपने पति से बात की तो उसके पति ने बोला कि इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यह है कि उसका छोटा भाई एक बहुत अच्छी सरकारी नौकरी करता है और माता पिता की नज़र में काबिल है, और क्योंकि मैं एक प्राइवेट नौकरी करता हूँ तो मैं नकारा हूँ। इस पर शिवानी ने बोला, लेकिन उससे क्या मतलब, आप भी तो अपना खर्चा चलाते हैं और आपका भाई भी अपना खर्चा चला रहा है। कोई किसी से कुछ मांग तो नहीं रहा और जिसकी जितनी आय है वह उसी हिसाब से अपनी जिंदगी चला रहा है, तो उसमें माँ बाप को ऐसा भेदभाव करने की क्या जरूरत है। बेटा तो दोनों ही उनके हैं। पर उसके पति ने कहा कि यह तो जिस दिन से छोटे भाई की सरकारी नौकरी लगी है उसी दिन से मैं झेल रहा हूँ। और शिवानी ने इस बात पर भी गौर किया कि उसकी छोटी ननंद भी अपने छोटे भाई का साथ ज़्यादा देती थी और बड़े भाई की कोई इज्जत नहीं करती थी, जबकि ऐसा नहीं था कि बड़ा भाई कोई खराब नौकरी करता था या उसे कोई आर्थिक तंगी थी। यह सिर्फ एक कारण था कि वह सरकारी नौकरी ना करके प्राइवेट नौकरी करता था। फिर शिवानी ने सोचा कि छोड़ो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा पति तो इतना अच्छा है, मेरा इतना ख्याल रखता है, बाकी उनके बारे में क्या सोचते हैं उससे मुझे क्या। इसी प्रकार से शिवानी की ज़िंदगी चल रही थी। कुछ सालों के बाद शिवानी की ननंद की शादी की चर्चा शुरू हो गई और फिर ननंद की शादी के लिए छोटे भाई से राय मशवरा लिया गया और बड़े भाई भाभी से कोई राय मशवरा नहीं लिया गया, क्योंकि माता पिता की नज़र में छोटा बेटा ही मालिक था। छोटी बेटी ने फ़ोन पर सारा राय मशवरा लिया और अपनी मालिकगिरी दिखाई और यह नहीं सोचा कि बहन की शादी की जिम्मेदारी उसकी भी उतनी ही है जितनी कि बड़े भाई की। तो चलकर रिश्ता ढूंढने में थोड़ी मदद की जाए। जितनी दौड़ भाग करनी थी बड़े भाई ने की और एक अच्छे घर में बहन का रिश्ता तय हो गया। घर में जितनी तैयारी करनी थी वह भाभी ने की, लेकिन शादी के 2-3 दिन पहले छोटा बेटा आया और मालिक बन गया और पूरी शादी में वही आगे रहा और इसको माता पिता ने अगवा बनाकर रखा, जैसे ही सारा कुछ उसी ने किया हो। और ननंद ने भी ऐसा ही किया। छोटे भाई को ही सब कुछ समझा और ननंद के ससुराल वालों को भी यही समझ में आ गया कि बड़े भाई की इस घर में कोई औकात नहीं है, सब कुछ छोटा भाई ही है। शिवानी और उसके पिता को यह बात बहुत खल रही थी, लेकिन वह कर ही क्या सकती थी जब माता पिता खुद ही ऐसे थे कि उन्होंने छोटे बेटे को ही घर का मालिक बना रखा था। खैर, अब ननंद की शादी हो चुकी थी और वह अपने ससुराल जा चुकी थी। सब अपनी रोज की दिनचर्या में लगे हुए थे। देवर भी अपनी नौकरी पर जा चुका था। उसके 1 साल बाद देवर की शादी की बात होने लगी और फिर देवर की शादी भी एक अच्छे घर में तय कर दी गई। इस बार भी वही हुआ। शिवानी और उसके पति की कोई भी सलाह नहीं ली गई, ना ही उन्हें किसी भी मामले में शामिल किया गया। नई दुल्हन घर आ चुकी थी शिवानी की देवरानी के रूप में।
देवर ने 2 महीने की छुट्टी ले रखी थी, क्योंकि ससुराल के घर में वह अपने रूम को और सुंदर बनवा रहा था और उन्हें घूमने भी जाना था। शिवानी को याद आ रहा था कि जब वह विदा होकर आई थी तब उसे कैसे एक टूटे फूटे रूम में बिठा दिया गया था, और आज देवरानी का रूम देखकर उसे लग रहा था कि कितना फर्क है उसकी और देवरानी के रूम में। उसके बाद शिवानी ने यह भी गौर किया कि वह और उसका पति शादी के बाद कहीं बाहर घूमने जाना चाहते थे, लेकिन सास ससुर ने जाने नहीं दिया था। लेकिन आज जब देवर देवरानी जाना चाहते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है, वह पूरी तरह से स्वतंत्र है। खैर, शिवानी कर ही क्या सकती थी, यह सब तो वह शादी के बाद से देख ही रही थी। उसके बाद कुछ दिनों के बाद देवर अपनी पत्नी को लेकर अपने शहर चला गया और शिवानी की रोजमर्रा की दिनचर्या शुरू हो गई। लेकिन देवरानी के आने के बाद से शिवानी की जिंदगी और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि वह साल में कुछ दिनों के लिए बीच बीच में ससुराल आती थी। क्योंकि वह घर के मालिक बनना चाहते थे तो उसे कोई काम नहीं करना होता था, और जब आती थी तो ननंद भी आ जाती थी और यह सब मिलकर मालिक बनकर बैठे रहते थे और शिवानी को सबकी खातिरदारी करनी होती थी। शिवानी इन सब में अपने बच्चों का भी ध्यान नहीं रख पाती थी, और इस बारे में जब अपने पति से बोलती थी तो उसे भी लगता था कि उसकी पत्नी ही अकेले सारे घर की जिम्मेदारी क्यों निभाए। पर उसे यह भी पता था कि यदि उसने इस बारे में कोई बात की तो माता पिता बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर देंगे। लेकिन यह सब देखते देखते अब शिवानी तंग आ चुकी थी, जो कि कल की आई देवरानी भी यह समझ चुकी थी कि इस घर में शिवानी और उसके पति की कोई मान इज्जत नहीं, तो वह भी अपनी जेठानी के ऊपर हावी होने लगी थी और बात बात में जेठानी का मजाक उड़ाने लगी थी। ननंद तो मुंहफट पहले से ही थी। शिवानी ने सास और ननंद की बदतमीजी तो बर्दाश्त कर ली थी, पर अब देवरानी की बदतमीजी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और देवरानी की बदतमीजी थी कि दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। वह जब भी आती शिवानी का किसी न किसी रूप में मजाक उड़ाती ही थी, पर अब शिवानी ने सोच लिया था यह सब कुछ ऐसे नहीं चलेगा। अब इस बात का उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और मिलना ही चाहिए। खैर, इस बार गर्मी की छुट्टियों में देवर देवरानी पूरे 1 महीने के लिए आए थे। शिवानी ने सोच लिया था कि अब तक जो होता आया था वह अब नहीं होगा और सबको उनके किए का हिसाब देना ही पड़ेगा। देवरानी के आते ही ननंद भी अपने बच्चों को लेकर मायके में आकर बैठ गई और सोच लिया कि चलो, शिवानी भाभी तो हर बार की तरह हमारी चाकरी करेगी ही। थोड़ी देर में देवरानी और ननंद ने देखा कि शिवानी अपना बैग पैक कर रही है, तो उन्होंने तुरंत ही जाकर अपनी माँ को बताया। माँ ने जाकर बड़ी बहू से पूछा, बहू तुम बैग पैक क्यों कर रही हो? तो उसने कहा कि मैं और मेरे पति और बच्चे 15 दिन के लिए मंसूरी घूमने जा रहे हैं। काफी टाइम हो गया है, हम कहीं भी बाहर नहीं गए हैं। तब सास जोर से चिल्लाने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम लोगों ने 15 दिन घूमने का प्लान बना लिया और हमें बताना तक जरूरी नहीं समझा? ऐसे कैसे चली जाओगी? घर की जिम्मेदारियां भी कुछ होती है। माँ की तेज आवाज सुनकर बड़ा बेटा भी दौड़कर आया और समझ गया कि बस अब कुछ नहीं हो सकता। माँ ने तो तांडव शुरू कर दिया है, अब तो भूल जाओ बाहर जाना। और उसने शिवानी से बोला कि चलो रहने दो, हम फिर कभी जाएंगे। लेकिन शिवानी ने सोच रखा था कि उसका पति तो सीधा साधा है ही, जिसका फायदा इतने दिनों से ससुराल वाले उठा रहे हैं। पर अब और नहीं, अब पानी सर से ऊपर पहुंच गया था। शिवानी ने सीधा सा जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, क्यों रखूं? मुझे तो घूमने जाना है मेरे बच्चों के साथ, और मैं जाकर ही रहूंगी। क्या जब बेटी मायके आती है तब किसी से पूछकर आती है? जब मन किया चली आती है? क्या जब उनकी छोटी बहू ससुराल आती है या कहीं घूमने जाती है तो क्या अपनी सास से पूछकर जाती है? जब दिल करता है चली जाती है। क्या मैं इस घर की नौकर हूँ जो सबके लिए करती रहूंगी? क्या सबके हाथ पैर टूट गए हैं, खुद बनाकर खा नहीं सकते?
और यदि मैं ही इस घर में सब करती हूँ तो फिर मुझे इस घर की मालकिन बना दिया जाए। क्या कभी मुझे इस घर की मालकिन समझा है? नहीं, बल्कि हम दोनों को इस घर का नौकर समझा है, और वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, और वह है आपका सीधा होना, क्योंकि आपने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। यह सुनकर सास ससुर और जोर जोर से चिल्लाने लगे। साथ में ननंद और देवर के भी सुर बहुत तेज हो गए। उन्हें लगा कि बस पहली बार इन्होंने जुबान खोली है तो इन्हें यहीं पर रोक देना जरूरी है, नहीं तो उनकी हिम्मत बढ़ती जाएगी। लेकिन शिवानी ने सोच रखा था कि आज तो इन लोगों को उनकी औकात दिखाकर ही रखनी है। तो जितनी जोर से सास ससुर ने चिल्लाया, उससे दुगनी तेज आवाज में शिवानी ने जवाब दिया, क्यों नहीं जा सकते? क्या हम नौकर हैं? क्या इस घर की बड़ी बहू का सम्मान और बड़े बेटे का सम्मान कभी हमें मिला है? नहीं, बल्कि घर का मालिक हमेशा छोटा बेटा बहू को बनाया गया है। क्या हमने छोटे बेटे बहू का कर्ज खा रखा है? क्या मेरे पति का खर्चा आप लोग या देवर देवरानी चलाते हैं? जी नहीं, मेरा पति अच्छा खासा कमाता है और अपने परिवार का खर्च चलाता है, फिर भी आप लोगों की गुलामी करता है। क्यों? क्योंकि वह सीधा साधा आदमी है और कोई कलह नहीं चाहता। रही बात आपके छोटे बेटे की नौकरी की, तो हर कोई अपनी अपनी नौकरी करता है, कोई सरकारी तो कोई प्राइवेट। इसका यह मतलब नहीं है कि वह ज़्यादा काबिल है या जो भी है। क्या वह मेरा खर्चा चला रहा है या आपको दे रहा है? जो भी कमा रहा है वह अपने और अपने परिवार के ऊपर खर्च कर रहा है, ना कि माता पिता भाई बहन बहनोई पर। तो किस बात का गुमान है आप लोगों को कि आप लोगों की सेवा आपका छोटा बेटा बहू करते हैं या आपकी बेटी दामाद करते हैं? जी नहीं, मैं ही करती हूँ। और यदि आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपका घर है और हम इसमें रहते हैं, तो आपका बड़ा बेटा इतना काबिल तो है ही कि आराम से हम लोग अपना एक घर लेकर उसमें रह सकते हैं। आपको क्या लगता है प्राइवेट नौकरी करने वाले कम वेतन पाते हैं, या आपके छोटे बेटे से आपके बड़े बेटे की कमाई कम है? जी नहीं, यह आपके दिमाग का फितूर है। शायद आपको पता नहीं कि आपके बड़े बेटे की सैलरी आपके छोटे बेटे से दुगनी है, लेकिन आपके दिमाग में जो सरकारी नौकरी का चश्मा चढ़ा है, उसकी वजह से आपको कभी बड़ा बेटा दिखाई ही नहीं दिया। और रही बात इस घर में रहने की, तो अब इस घर में तो मैं एक ही शर्त पर रहूंगी कि किसी का रोब मेरे ऊपर नहीं चलेगा। बहुत सह लिया मैंने आप लोगों की बकवास को। अब यदि इस घर में साथ साथ रहना है तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा, नहीं तो आपको आपका घर मुबारक। मेरा पति इतना कमाता है कि मैं अपना एक घर अलग घर लेकर आराम से रह सकती हूँ। आगे आप लोगों की मर्जी, जैसा आपको ठीक लगे। वैसे भी बड़ी बहू ने बहुत दिन सेवा कर ली, अब कुछ दिन छोटी बहू से भी सेवा करवाने का सुख ले लीजिए, क्योंकि अब मेरे ऊपर आप लोगों का हुक्म चलने वाला नहीं। कहकर उसने अपना बैग पैक किया और बच्चों को आवाज़ दी, बच्चों जल्दी आओ, हम लोगों को मंसूरी घूमने जाना है। साथ ही साथ पति को कहा कि और भी कुछ लेना है तो बता दीजिए, मैं पैक कर लेती हूँ। माता पिता ने बड़े बेटे की ओर घूरती हुई नज़रों से देखा कि शायद वह अपनी बीबी को कुछ बोलेगा, पर बड़े बेटे ने कुछ भी नहीं बोला और पत्नी से कहा, कुछ नहीं चाहिए, चलो हम चलते हैं। और उसने बस यही बोला कि आप लोग सोच लीजिए, हम 15 दिन के बाद वहाँ से लौटेंगे। आप लोग सोचकर अपना जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि अब आगे की ज़िंदगी तो वैसे ही चलेगी जैसा मेरी पत्नी चाहती है। बहुत दिनों से मेरी पत्नी ने इस घर के लिए कर लिया, अब उसे भी अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। यदि आप लोग चाहते हैं कि हम साथ में रहें तो हमारे हिसाब से ही हम रहेंगे, यदि नहीं तो हम अपनी अलग व्यवस्था करने में सक्षम हैं। यह कहकर वह लोग घर से निकल गए और उसके देवर देवरानी, ननंद और सास ससुर उन्हें देखते रह गए। अब उनकी समझ में आ चुका था कि अब यह खेल ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। अब उन्होंने अपने हक के लिए आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। ननंद को भी समझ में आ गया था
कि अब मायके में उसकी खातिरदारी करने के लिए उसकी भाभी मौजूद नहीं रहेगी, तो उसने भी जल्दी से अपना सामान पैक कर लिया और बोली, मम्मी चलती हूँ, मेरी ननंद भी छुट्टियों में आने वाली है। यह सब देखकर सासू माँ का दिमाग घूम गया और उन्हें अपना सिंहासन डोलता हुआ नजर आया। उन्होंने छोटी बहू से बोला, बेटा जरा एक गिलास पानी देना, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, और जरा अदरक वाली चाय भी बना देना। छोटी बहू बोली, माँ जी क्या आपने मुझे नौकरानी समझ रखा है? मैं तो वहाँ अपने घर में भी कोई काम करती ही नहीं, मैंने तो फुल टाइम मेड रखा हुआ है। तो आपको क्या लगता है मैं ससुराल में काम करूँगी? अदरक वाली चाय तो मुझे भी पीने का मन कर रहा है, हो सके तो मेरे लिए भी एक कप बना दीजिएगा। और हाँ, कल की ट्रेन से मैं वापस जा रही हूँ, मेरे बस का नहीं है यहाँ पर काम करके रहना, आप अपना देख लीजिए। यह कहकर वह और देवर अपना सामान पैक करने के लिए निकल गए। सास ससुर को समझ में आ गया कि जिसे उन्होंने मालिक बनाकर इतने दिनों तक रखा था वह उनका कितना करने वाले हैं, और उन्हें यह भी समझ में आ चुका था कि अब यदि उन्होंने समझौता करके बड़ी बहू को उसका हक नहीं दिया और उसके साथ उसके अनुसार ढलकर नहीं रहे, तो वह भी उन्हें पूछने वाली नहीं है। उन्होंने समझौता करने में ही अपनी भलाई समझी और सोचने लगे कि चलो बहू के आने से पहले उसके रूम को बहुत सुंदर बनवा देंगे ताकि वह आने पर खुश हो जाए। सासू माँ ने छोटी बहू को बोल दिया कि तुम्हें कल जाने की जरूरत नहीं है, तुम आज ही जा सकती हो, क्योंकि यह घर मेरा है, तो मैं तय करूंगी कि यहाँ कौन रहेगा और कौन नहीं। और मैं यह तय करती हूँ कि इस घर में मेरे बड़े बेटा बहू मालिक मालकिन बनकर रहेंगे, और आज तक उनके साथ जो नाइंसाफी हुई है उसे मैं दूर करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि बुढ़ापे में हमारा बड़ा बेटा बहू के अलावा कोई करने वाला नहीं। और हाँ, तुम अदरक वाली चाय अपने शहर जाकर अपनी मेड से बनवाकर पी लेना, क्योंकि भारी मेड नहीं हूँ। मुझसे जो गलती हुई थी वह मुझे समझ में आ चुकी थी और अब मैं उसे सुधार लूंगी। समय रहते तुम भी सुधर जाओ, नहीं तो वक्त अच्छे अच्छे को ठीक कर देता है। तुम्हारी भी गलती नहीं है, तुम्हें भी सह हमने ही दी थी। जब हम सुधर रहे हैं तो तुम भी सुधर जाओ तो अच्छा रहेगा। इसके साथ ही सासू माँ ने अपनी बेटी को भी फोन लगाया और बोला कि आइंदा जब भी मायके आना हो तो यह सोचकर आना कि बड़ी भाभी की इज्जत करनी है, और साथ ही साथ इस घर के कामों में उसका हाथ भी बटाना है। और यदि ऐसा नहीं कर सकती तो मायके आने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें भी बढ़ावा मैंने ही दिया था, तो आज मैं उस गलती को ठीक कर रही हूँ। आज मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ कि अपने बच्चों में भेदभाव करके माता पिता ही अपने बच्चों को आपस में दुश्मन बना देते हैं। यदि वह बच्चों को बराबर प्यार व सम्मान दे तो बच्चे कभी भी एक दूसरे के दुश्मन नहीं बनेंगे। और यह गलती हमें समझ में आ गई है, और समय रहते हम इसे जरूर सुधार लेंगे और हमारा परिवार फिर से एक हो जाएगा। और यदि नहीं हुआ तो हम इसे अपनी ही गलती मानेंगे, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अनमोल कहानी राजा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।